कनाडा की तरफ से रिसेंटली दो बड़ी चेंजेस अनाउंस की गई हैं और ये इतनी बड़ी चेंजेस हैं कि इससे पहले जितनी भी चेंजेस अनाउंस हुई हैं इस साल में वो कहीं ना कहीं के इन पे सामने बहुत छोटी पड़ रही हैं। पहली अनाउंसमेंट, विजिटर वीज़ा बंद हो गया है। जी हाँ, ये खबर आ रही है, ये अपडेट आ रही है कि विजिटर वीज़ा अब बंद हो गया है। तो क्या वाकई में बंद हो गया है? जहाँ विजिटर वीज़ा में चेंजेस हैं, कौन सी चेंजेस हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरी चेंज, एसडीएस को ख़त्म कर दिया गया है। तो क्या अब वीज़ा नहीं आ सकेगा? क्या स्टूडेंट्स को अब स्टडी वीज़ा, खास करके जो एसडीएस कंट्री से आते हैं, उनकी पॉसिबिलिटी कम है? क्या प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा लगेगा? तो इन क्वेश्चंस के प्रॉपरली डिटेल में डिस्कस करूंगा, डिटेल में आंसर करूंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड तक चलते चलते आपको विजिटर वीज़ा का जो बंद होने वाला है और एसडीएस का जो क्लोज हुआ है उसके बारे में आप पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि इस पे आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो बात करते हैं दो बड़ी चेंजेस की। सबसे पहले विजिटर वीज़ा की बात करते हैं। कहा जा रहा है कि विजिटर वीज़ा बंद हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल विजिटर वीज़ा बंद हो चुका है, लेकिन उनके लिए बंद हो चुका है जिनका पास कोई बढ़िया पर्पस ऑफ विजिट नहीं है कनाडा जाने के लिए, जिनके फाइनेंशियल सही नहीं है, जो विजिटर वीज़ा की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते हैं। अदरवाइज किसी भी कंट्री का विजिटर वीज़ा कभी भी बंद नहीं हो सकता है, क्योंकि लोगों ने वहाँ पे लोगों से मिलने जाना है, सेमिनार, अपनी बिजनेस मीटिंग्स अटेंड करने जाना है, तो विजिटर वीज़ा कभी बंद नहीं होता। तो चेंजेस क्या क्या हैं इसको ध्यान से सुन लीजिए। चार कैटेगरी में इसको मैंने डिवाइड किया है, बहुत ही डिटेल्ड बताने जा रहा हूं आपको। सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि अब जो ड्यूरेशन है, जो पहले 10 साल था, वो कम हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले भी ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये 2010 के बाद है कि 10 साल का वीज़ा दिया जा रहा था। उससे पहले कनाडा जो है जितना ड्यूरेशन होता था उतना वीज़ा ही इशू करता था। तो ये कोई नई बात नहीं है कनाडा के लिए। जो दूसरे कंट्री भी यही करते हैं कि जितना आपका पर्पस ऑफ विजिट होता है उतना ही वीज़ा वो इशू करते हैं। तो इसमें क्या चेंज है? इसमें यह चेंज है कि अब तक 10 साल का वीज़ा दिया जाता था, जहाँ जितनी आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी थी उतना दिया जाता था। लेकिन अब मान लीजिए आप वहाँ पे जा रहे हैं, कोई सेमिनार जहाँ कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हैं, आपका पर्पस ऑफ विजिट जो है वो 3-4 दिन का है, हफ्ता 10 दिन और लगा लीजिए, तो आपको 1 महीने या 3 महीने का वीज़ा दिया जा सकता है। तो वीज़ा ऑफिसर इस चीज़ के लिए होता है कि इस बंदे का जो पर्पस ऑफ विजिट है, जहाँ ड्यूरेशन इसकी बनती है विजिट की, वो 15 दिन बनती है, तो इसको 3 महीने, 6 महीने, जो भी उनकी ड्यूरेशन रहेगी वो वीज़ा दिया जा सकता है। लेकिन इसके उल्ट कई बार ऐसा होता है कि कोई जो पर्सन है उसको बार बार कनाडा जाना पड़ता है, तो उसका पर्पस ऑफ विजिट सेम रहता है। मान लीजिए किसी की फैमिली जो है वो कनाडा में रहती है, तो वो पर्सन जो है वो बार बार कनाडा जाएगा, हर साल कनाडा जाएगा, हो सकता है साल में 2 या 3 बार भी जाए अपनी फैमिली के लिए। तो वो जो है उसको बार बार वीज़ा देने की बजाय वो एक बार में ज़्यादा लंबा वीज़ा 10 साल का, 5 साल का, जितना भी उन्हें सूट करेगा वो दे सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वीज़ा की जो ड्यूरेशन है, जब वीज़ा की जो जितनी लेंथ आपको मिलेगी, वो ये चीज़ डिसाइड करेगी कि आपका पर्पस ऑफ विजिट क्या है, उसकी अहमियत क्या है, वो कितने टाइम का है। क्या आपको वहाँ पे बार बार जाना पड़ रहा है, जहाँ आप एक बार में 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए वहाँ पे जाना चाहते हैं, उसके बाद वो पर्पस ऑफ विजिट जिसके लिए आप जा रहे हैं वो उसके बाद ख़त्म हो चुका है, उसके बाद उसका कोई भी लेना देना नहीं है। इसमें एक और बात मैं आप जोड़ना चाहूँगा। मान लीजिए किसी का बिजनेस है, वहाँ पे किसी की कंपनी है, तो उसको भी वहाँ पे बार बार जाना पड़ सकता है। तो उसको भी ये हो सकता है कि वो लंबा वीज़ा दे दें ताकि वो पर्सन बार बार वीज़ा ना अप्लाई करे, उसको एक बार में ही उतना वीज़ा दिया जा सके। तो ये जो लेंथ है वीज़ा की वो शॉर्ट कर दी गई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब भी अगर आपका पर्पस ऑफ विजिट जो है वो है कि आपको बार बार जाना पड़ेगा, कई साल तक जाना पड़ेगा, तो आपकी लेंथ जो है उसके अकॉर्डिंग हो सकती है। अब इसमें दूसरा जो क्वेश्चन है वो सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्री, क्योंकि जब आपको वीज़ा 15-20 दिन के लिए दिया जाएगा, उसमें 1 महीने, 3 महीने का वीज़ा हो सकता है, तो वो सिंगल एंट्री होगा। आपने वहाँ पे कोई मैरिज अटेंड करने जाना है, बर्थडे अटेंड करने जाना है, कोई ऐसा काम है जो आपका 1-2 दिन में या हफ्ते 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा, तो वो सिंगल एंट्री वीज़ा होगा, क्योंकि आपका वो पर्पस जो है वो इस टाइम पे जो है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपको कनाडा में रहने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ फिर से वही चीज़ दोहराने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको वो सिंगल एंट्री वीज़ा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जैसा मैं पहले कह चुका हूँ, मान लीजिए किसी ने अपनी फैमिली से मिलने जाना है, जहाँ वहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो बीमार है, तो उसको बार बार देखने आने जाना पड़ता है उनको,
साल में 3-4 बार भी आना पड़ सकता है, तो उसको मल्टी एंट्री वीज़ा भी दिया जा सकता है। मल्टी एंट्री का मतलब ये है कि वो बार बार आ जा सकते हैं उस वीज़ा पे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम सिंगल एंट्री और मल्टी एंट्री वीज़ा की बात कर रहे हैं। सिंगल एंट्री, जब आपका पर्पस ऑफ विजिट जो है वो एक बार में जाके एक विजिट में जो है वो खत्म हो गया है, उसको सिंगल एंट्री वीज़ा दिया जाएगा। लेकिन अगर आपका पर्पस ऑफ विजिट जो है वो सिंगल एंट्री वाला नहीं है, वो बार बार रिपीट हो रहा है, वो टास्क आपने बार बार उसके लिए जाना है, तो आपको मल्टी एंट्री वीज़ा भी दिया जा सकता है। तो विजिटर वीज़ा जो है इसको दिमाग से निकाल के फेंक दीजिए कि विजिटर वीज़ा कभी भी किसी भी कंट्री का बंद हो सकता है। ये ना आज हुआ है ना कल हुआ है। ये कनाडा की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में, क्योंकि लोग आते जाते रहते हैं, उनके फैमिलीज़ वहाँ पे रहती हैं, उनके कईयों के बिजनेस वहाँ पे हैं, बहुत से पर्पज़ के लिए जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारे इंडिया से अगर लोग सिर्फ फैमिली को मिलने जाते हैं, तो दूसरे कंट्री से लोग बिजनेस के लिए भी जाते हैं, टूरिस्ट पर्पज़ के लिए भी जाते हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें, इलाज कराने के लिए जाते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके लिए विजिटर वीज़ा यूज होता है। तो विजिटर वीज़ा ना कल बंद होगा ना आज बंद होगा, सिंपल उसका फॉर्मेट चेंज कर दिया गया है कि आपका विजिट है वो कितने टाइम का है, किस लिए आपने जाना है, उसके बेसिस पे वो आपको उतनी लेंथ का उतना लंबा वीज़ा दे सकते हैं। और दूसरा, वो सिंगल एंट्री होगा जहाँ उसमें आप मल्टीपल एंट्री मार सकते हैं, बार बार आ जा सकते हैं, तो ये भी उसमें होगा। तो विजिटर वीज़ा बिल्कुल चल रहा है, लेकिन इसमें लास्ट में यही कहूँगा कि जेन्युइन एप्लीकेंट जो रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं, जिनका पर्पस ऑफ विजिट बिल्कुल जेन्युइन है, अब से वही जा सकेंगे। और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जरूर आपके अब वो कहीं ना कहीं पे प्रॉपरली चेक करेंगे। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। बाकी विजिटर वीज़ा बंद नहीं हुआ है, सिर्फ फॉर्मेट चेंज हुआ। दूसरी जो चेंज है वो स्टडी वीज़ा के लिए बहुत बड़ी चेंज है, अब तक की सबसे बड़ी चेंजेस में है कि एसडीएस को बंद कर दिया गया है। एसडीएस कैटेगरी जो पिछले 5 साल से चल रही थी, उसको सडनली एकदम से बंद कर दिया गया विदाउट एनी प्रायर नोटिफिकेशन। तो अब क्या है, अब क्या रास्ता है इसके आगे? अब सबकी पहले, क्योंकि वो जो 14 कंट्रीज थे उनकी जो फाइल्स थी वो एसडीएस में जाती थी, अब सबकी फाइल्स ही नॉन एसडीएस या जनरल कैटेगरी में जाएंगी। तो आपकी फाइल और किसी अफ्रीकन कंट्री की या नेपाल की फाइल वो सेम कैटेगरी में पड़ी होगी, तो उनको सेम लेवल पे असेस किया जाएगा। आप इंडियंस को, हम यहाँ पे नॉन एसडीएस में बहुत बच्चों के जो है बहुत एजेंट डालते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपके साथ क्या हुआ है। पहले आप इस चीज़ को समझ लीजिए। एसडीएस कैटेगरी में आपको प्रेफरेंस दिया जाता था, जो भी कंट्री एसडीएस कैटेगरी में आते थे तो उसको प्रेफरेंस दिया जाता था। अगर आपकी फाइल एसडीएस में जाती थी तो आपको वीज़ा ट्रेंड भी बढ़िया रहता था और प्रोसेसिंग टाइम भी आपका कम रहता था। लेकिन अब आप पूरी दुनिया के साथ आ गए हैं, जनरल कैटेगरी में आ गए हैं, तो आपको पूरी दुनिया के साथ चलना पड़ेगा। लास्ट वीडियो में मैंने इसके रीज़न भी बताए थे, लेकिन इसमें रीज़न में नहीं जाऊंगा। 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने आपको बतानी है। सबसे पहला तो यही है कि अगर इसके बाद आपके ने जो फाइल लगानी है वो फाइल आपकी जनरल कैटेगरी में लगेगी, उसमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो आपकी नॉन एसडीएस वाली हैं। आप आइल्स कम स्कोर के साथ लगा सकते हैं, विदाउट आइल्स भी लगा सकते हैं, आप विदाउट जो कम फीस पे करके भी लगा सकते हैं, विदाउट जीआईसी, क्योंकि ये 3 कंडीशन थी एसडीएस कैटेगरी, तो ये लगा सकते हैं। लेकिन क्या लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, तो अब मैं आपको अपनी रिकमेंडेशंस दे रहा हूँ। हालांकि जैसा कि मैंने बताया, अब कोई भी रिक्वायरमेंट लागू नहीं होती है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके चलते ही आपको वीज़ा मिल सकता है। ये नहीं है कि रिक्वायरमेंट्स दूर हो गई हैं या रिक्वायरमेंट्स नहीं रही हैं, आप कैसा भी लगा दें तो आपका वीज़ा आ जाएगा। जी नहीं। सबसे पहला, आपका जो प्रोफाइल है वो स्ट्रांग होना ही चाहिए। ये तो इससे नॉन एसडीएस में तो क्योंकि आपका कंपटीशन बढ़ गया है, अब दूसरे कंट्रीज़ के साथ आप आ गए हैं। पहले मान लीजिए वहाँ पे 1 लाख फाइल थी, 1 लाख में से मान लीजिए 40,000 फाइल जो एसडीएस कैटेगरी थी, जहाँ 50,000 एसडीएस थी, 50,000 नॉन एसडीएस थी, तो 50,000 एसडीएस को प्रेफरेंस दिया जाता था। ये आपको समझने की बात है, 50,000 को जो है वो प्रेफरेंस दिया जाता था। अगर उनमें कुछ नहीं बनता था तो नॉन एसडीएस को कहते थे कि भाई ठीक है जी। लेकिन अब आप वो 1 लाख की 1 लाख पूरी की पूरी फाइल जो है एक लेवल पे आ गई है। अब अगर आपका प्रोफाइल सही नहीं है, तो अगर नेपाल के किसी स्टूडेंट का, अगर किसी ऐसे का जो पहले एसडीएस में नहीं आते थे, उनका प्रोफाइल आपसे बेटर है, तो उनको वीज़ा दिया जाएगा, आपको वीज़ा नहीं दिया जाएगा। तो अब प्रोफाइल उससे भी बढ़िया होना चाहिए। तो आपका प्रोफाइल बढ़िया होना चाहिए, बढ़िया। आप आइल्स का, पीटी का स्कोर रखिए। ये नहीं है कि अब भाई सारा कुछ दूर हो गया, 50 पे लगा दो, 48 पे लगा दो, ऐसा नहीं चलेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप 60 पे ही लगाना है, लेकिन जितना बढ़िया से बढ़िया स्कोर आप कर सकते हैं आइल्स का उतना लीजिए। बाकी प्रोफाइल सेम है, वो आपने सेम ही देखना है। तो ये प्रोफाइल का है। दूसरा, फाइनेंशियल।
हालांकि कहा जा रहा है कि अब तो भाई मौज हो गई है, जीआईसी देना नहीं पड़ेगा, फंड शो कर दो, लेकिन फंड क्या कहा है उन्होंने, 4 मंथ, 4 मंथ, मैं ये नहीं कहूँगा 4 मंथ पुराने फंड देने हैं आपने, 4 मंथ की स्टेटमेंट देनी है, ये उससे भी डिफिकल्ट है। 4 मंथ फंड पुराने आपने किसी सोर्स से किए, वो आपने रख दिए, 4 मंथ हो सकते थे, लेकिन अब उस स्टेटमेंट में चेक किया जाएगा कि वो फंड कहाँ से आ रहे हैं। क्या वो आपके स्पॉन्सर की इनकम से आ रहे हैं, क्या आपके स्पॉन्सर, आपके पेरेंट्स जो हैं, उनकी ये इनकम है जो रेगुलर इनकम है, उस रेगुलर इनकम से वो फंड इकट्ठा हुए हैं जिसको आप वहाँ पे शो करने जा रहे हैं। तो ये चीज़ें अब ज़्यादा डिफिकल्ट हो गई हैं, आसान नहीं हुआ है, आपको ये समझने की ज़रूरत है। इसकी बजाय मैं रिकमेंड करूंगा कि अब भी आप जीआईसी पे कर सकते हैं, अगर अफोर्ड कर सकते हैं 101%, इसको दिमाग में रख लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, जीआईसी पे कीजिए, कोई फंड शो करने की जरूरत नहीं है, कोई 4 मंथ स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, किसी भी तरीके से आपको जो है सोर्स ऑफ इनकम दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर जीआईसी पे नहीं करेंगे तो सोर्स ऑफ इनकम दिखाना पड़ेगा, पेरेंट्स के अकाउंट में अगर दिखाएंगे अपने फंड तो वो कहाँ से आए हैं वो ये भी चेक करेंगे। अगर उनको सोर्स सही नहीं लगेगा, वो ऐसे ही आए होंगे फंड, तो आपका रिफ्यूज़ल पक्का है। तो ये चीज़ ध्यान से दे लीजिए, जीआईसी पे कीजिए, लेकिन अगर फंड्स प्रॉपर जेन्युइन सोर्स से आए हैं, आपकी कमाई से आए हैं, तो आप फंड शो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो हाईली रिकमेंडेड जीआईसी ही पे कीजिए। और लास्ट में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है आपकी फीस। अब फीस आप 6 मंथ की भी पे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको कहूँ जीआईसी पे कीजिए, 6 मंथ की फीस पे कीजिए, फिर भी आपका जो है हम बजट की बात करें वो 17-18 लाख पे जो पहले कनाडा था उस पे आ गया है। तो आप फीस जरूर 6 मंथ की पे कर सकते हैं कि, लेकिन हाईली रिकमेंड अगर 1 साल की पे कर सकते हो बहुत बढ़िया है, हाईली रिकमेंड जीआईसी पे कीजिए। और साथ में बढ़िया एसओपी, अब एसओपी का रोल उससे भी बड़ा हो गया है। इससे पहले कहीं ना कहीं पे एसडीएस कैटेगरी में कोई भी प्रोफाइल डाल दो, बढ़िया मार्क्स हैं, ये बढ़िया है वो बढ़िया है, उसको वीज़ा दे देते थे। हालांकि रिसेंटली 2-3 साल में ये बंद हो गया था, लेकिन अब मैंने कहा कि आपका मुकाबला सारी फाइलों से है, जितने कंट्री से, चाहे वो एसडीएस थे चाहे नॉन एसडीएस से फाइल लगनी है, वो सारी एक लेवल पे चेक होंगी। तो एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है और फाइल की प्रेजेंटेशन जो है अब बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है, तो इसको ध्यान में रख लो। तो ये एसडीएस की चेंजेस हैं, चेंजेस जरूर हुई हैं, एसडीएस क्लोज जरूर हुआ है, लेकिन ये नहीं है कि किसी की भी प्रोफाइल को वीज़ा दे देंगे, ये नहीं है कि फंड कोई भी उठा के वहाँ पे कर दो, कैसे भी वीज़ा ले लो, ऐसा नहीं है। आपको वही प्रोफाइल स्ट्रांग रखना होगा, जीआईसी हाईली रिकमेंडेड है, पे कीजिए और बढ़िया एसओपी और प्रेजेंटेशन रखिए, तभी आपको वीज़ा मिल पाएगा। हालांकि जो वीज़ाज हैं उनके जैसे लगेंगे उसके बाद ही इसका पता चल पाएगा। तो ये 2 बड़ी अपडेट्स हैं, विजिटर वीज़ा बंद नहीं हुआ है, मेरी जो चीज़ें कही हैं उस पर ध्यान दे लीजिए, अब भी विजिटर वीज़ा आपका आ सकता है। और दूसरा, एसडीएस बंद हो गया है, लेकिन रिक्वायरमेंट्स वही रखिए, बेटर रहेगा आपके लिए। वीडियो जो है शेयर जरूर कर दीजिए ताकि सब तक ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो पहुंच सके। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।